उस रात कॉकपिट से सिर्फ 3 अल्फाज सुनाई देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो दुनिया ने मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 से कभी सुने थे। शुरुआत में लगा शायद प्लेन अब वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका होगा, इसलिए रडार से कट ऑफ हो गया। लेकिन सिर्फ चंद लम्हों बाद वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कॉल आती है कि MH370 हमारे रडार से भी गायब हो चुका है। ये वो रात थी जब MH370 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कई सालों तक लगातार रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चले। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट्स, मिलिट्री रडार, डीप ओशन रोबोट्स, प्राइवेट मिलीनियर्स तक मैदान में उतरा, लेकिन प्लेन का कहीं कोई नाम और निशान तक न मिल सका। लेकिन फिर साल 2015 में कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल था। सवाल ये कि अगर ये प्लेन कहीं क्रैश हुआ ही नहीं है तो आखिर गया कहाँ? आखिर कॉकपिट में उस रात क्या हुआ था? क्या किसी ने प्लेन को हाईजैक किया था या कोई एलियंस आकर उससे ले गए? आइए एक नजर दौड़ाते इन सारे सवालों के जवाब पर आज की इस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। Investigators are launching a new high-tech search today for a plane that disappeared more than 10 years ago. The Malaysia Airlines flight vanished from radar over the Indian Ocean with 239 people on board. MH370, the world's biggest aviation mystery. दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती 8 मार्च 2014 की रात से, जब एक बोइंग 777 MH370 मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। ये एक डेली रूटीन फ्लाइट थी जिसमें 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से ये रात बाकी रातों जैसी बिल्कुल नहीं थी। कॉकपिट का कमान संभाले हैं 53 साल के कैप्टन ज़ेहरी अहमद शाह, जो मलेशियन एयरलाइंस के सीनियर और रिस्पेक्टेड पायलट्स में से एक माने जाते थे। ज़ेहरी अहमद शाह कोई आम पायलट नहीं थे, बल्कि 18,000 हाउस का फ्लाइंग एक्सपीरियंस और पूरे 33 ईयर से इन्हीं एयरलाइंस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उन्हीं के साथ बैठे हैं 27 साल फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जो इस फ्लाइट के बाद फुली सर्टिफाइड बोइंग 777 के पायलट बन जाते। रात के 12:41 पर प्लेन कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। कुछ ही देर में प्लेन 35,000 फीट का क्रूज अल्टीट्यूड अचीव कर लेता है और साउथ चाइना सी के ऊपर से वियतनाम की जानिब उड़ने लगता है। कैप्टन ज़ेहरी अहमद शाह रेगुलरली ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी लोकेशन रिपोर्ट करते रहते हैं और सब कुछ रूटीन के मुताबिक हो रहा होता है। टेक ऑफ के सिर्फ 38 मिनट्स बाद फ्लाइट एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे आइगारी वे पॉइंट कहा जाता है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां मलेशियन एयर स्पेस खत्म होती है और वियतनामीज एयर स्पेस शुरू हो जाती है। यहाँ कुआलालंपुर का ATC कैप्टन ज़ेहरी से कहता है कि अपना रेडियो 120.9 MHz पर सेट करो और वियतनाम के हो ची मिन ATC से बात करो। कैप्टन ज़ेहरी भी आगे से जवाब देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। ये जवाब बिल्कुल नॉर्मल लहजे में दिया गया था, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अल्फाज इस फ्लाइट से सुने जाने वाले आखिरी अल्फाज होंगे। इसी मैसेज के सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद 1:21 पर MH370 का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कंट्रीज के रडार से एक साथ गायब हो जाता है। ट्रांसपोंडर प्लेन के अंदर लगा वो डिवाइस होता है, जब कोई प्लेन किसी मुल्क के एयर स्पेस में एंटर करता है तो वो नियरेस्ट ATC के रडार इंट्रोगेशन पर तमाम तरह डिटेल ट्रांसफर कर देता है, जैसे ये कौन सा फ्लाइट है, कितने एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है और कहां से कहां जा रहा है। लेकिन यहाँ MH370 के केस में तो जब ट्रांसपोंडर ही ऑफ हो गया तो नीचे ATCs के रडार पर भी शो नहीं हो रहा था। कुआलालंपुर का ATC इस बात को नॉर्मल समझ लेता है। उन्हें लग रहा था शायद प्लेन अब वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, इसलिए उनके रडार पर शो नहीं हो रहा। लेकिन जब दूसरी तरफ वियतनाम के हो ची मिन ATC को भी ये फ्लाइट अपने रडार पर नजर नहीं आता तो उन्हें फौरन शक हो जाता है। वो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। 18 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद 1:39 पर हो ची मिन कुआलालंपुर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि MH370 का ट्रांसपोंडर ऑफ हो चुका है और हमारे रडार पर भी शो नहीं हो रहा। ये दोनों ATCs रात भर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, वक्तन फवक्तन एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, क्या आपको कोई कांटेक्ट हुआ? लेकिन आगे से सिर्फ एक ही जवाब आता, अनफॉर्चुनेटली नहीं। जब कुछ पता नहीं चलता तो एविएशन रूल्स के मुताबिक कुआलालंपुर का ATC फिक्स 2 बजे अपनी तरफ से इस फेज को अनसर्टेनिटी डिक्लेयर कर देता है। सुबह के 5 बज चुके थे, एयरक्राफ्ट से रेडियो कांटेक्ट को 4 घंटे गुजर चुके थे, ट्रांसपोंडर बंद, जहाज का किसी भी ATC से कोई कांटेक्ट ना होना, कई बार कोशिश करने पर उनकी तरफ से कोई जवाब ना मिलना, इवन के दूसरे एयरक्राफ्ट का भी उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट ना होना। इन तमाम चीजों ने कुआलालंपुर के ATC को यह
सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशंस नहीं हो सकते। इसलिए वो 5:15 पर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी ARCC को एक्टिवेट करते हैं और इन तमाम सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। यहाँ एक बड़ी गलती हो जाती है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में 1 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पूरे 4 घंटे बाद दी जाती है, क्योंकि इससे पहले सबको यही लग रहा था कि शायद जहाज किसी कम्युनिकेशन फेलियर का शिकार हो चुका होगा। सुबह 5:30 पर साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 7 मुल्कों के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिलता। प्लेन का कोई भी हिस्सा, कोई नामो निशान नजर नहीं आता। 5 दिन तक लगातार साउथ चाइना सी में ये ऑपरेशन जारी रहता है, लेकिन फिर 12 मार्च को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देती हैं। पता चलता है कि जिस टाइम MH370 सिविलियन रडार से गायब हुआ था, उस वक्त मलेशिया के अपने मिलिट्री रडार ने उसे अगले 1 घंटे तक लगातार ट्रैक किया था। उस मिलिट्री रडार की रीडिंग के मुताबिक प्लेन ने साउथ चाइना सी की तरफ जाने की बजाय अचानक 180 डिग्री का एक शार्प टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ जाने लगा, यानी अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। मलेशिया को क्रॉस करने के बाद प्लेन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ मुड़ गया और रात के 2:22 पर अंडमान आइलैंड से होते हुए मिलिट्री रडार से भी हमेशा के लिए गायब हो गया। यानी मलेशिया के अपने एयरफोर्स ने भी इस अनआइडेंटिफाइड ब्लिप को अपने रडार पर देखने के बावजूद भी उससे फ्रेंडली समझकर छोड़ दिया। कोई फाइटर जेट नहीं भेजा गया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। अब सवाल यह था कि अगर प्लेन बीजिंग जा ही नहीं रहा था तो आखिर जा कहां रहा था? और यहां से हमारी कहानी में एंट्री होती है सैटेलाइट नेविगेशन की। कुछ दिन बाद एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स को एनमारास नामी एक सैटेलाइट डेटा से नया लीड मिलता है। दरअसल बड़े प्लेन जैसे बोइंग 777 में एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका फोन किसी जानी पहचानी वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने की कोशिश करता है। यहाँ MH370 का सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी उस रात सैटेलाइट को हर घंटे 1 हैंडशेक भेजता रहा था। टोटल में 7 हैंडशेक हुए थे और सुबह 8:19 पर उसका आखिरी हैंडशेक हुआ था उस सैटेलाइट से। यानी आपको ये बात समझ में आई कि जिस टाइम 5:30 पर पहला सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी प्लेन कहीं ना कहीं घूम रहा था। बस फर्क इतना था कि जिस एरिया में ऑपरेशन हो रहा था वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। अब सैटेलाइट के साथ ये हैंडशेक किसी प्लेन का लोकेशन तो नहीं बता पाते, लेकिन इंजीनियर ने सिग्नल के पहुंचते वक्त और उसकी फ्रीक्वेंसी में होने वाली चेंजिंग्स को मेजर करके एक अंदाजा लगा लिया कि प्लेन किस आर्क और किस सर्कल में हो सकता है, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन कैलकुलेशंस के बाद उनका ये जवाब बड़ा मायूस कुन था, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया था जिसमें कजाकिस्तान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा एरिया आ रहा था। लेकिन जब स्पीड और बचे हुए फ्यूल को भी इस कैलकुलेशन में लिया गया तो सब कुछ एक पॉइंट पर आकर रुक गया, और वो पॉइंट था साउदर्न इंडियन ओशन, जो ऑस्ट्रेलिया से 2500 किलोमीटर साउथ वेस्ट में वाक़या था, जिसके बाद उस एरिया को द 7th आर्क का नाम दिया गया। एक बार फिर से उस आर्क में शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा सर्च ऑपरेशन। लाखों स्क्वायर किलोमीटर का समंदर छाना जाता है, सालों बीत जाते हैं, लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ जुलाई 2015 में कुछ लोगों को रियूनियन आइलैंड के किनारे जहाज का फ्लैपरोन मिलता है। फ्लैपरोन एयरक्राफ्ट के विंग पर लगा वो पार्ट होता है जो टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम, लिफ्ट बढ़ाने या फ्लाइट के दौरान जहाज को टर्न करने में हेल्प देता है। बाद में जाकर एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि ये फ्लैपरोन MH370 का ही है, और इस चीज़ ने पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि MH370 कहीं और नहीं बल्कि इंडियन ओशन में ही कहीं डूब चुका है। इस डिस्कवरी के बाद भी अगले कई सालों तक अफ्रीका के डिफरेंट कोस्टल एरियाज जैसे तंजानिया और मेडागास्कर में भी पूरे 33 पीसेस ऑफ डिब्रीज मिल जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 को ही पॉजिटिवली MH370 से कंफर्म किया जा सका। लेकिन प्लेन का असल रैकेज या ब्लैक बॉक्स जिसमें तमाम तरह इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होते हैं, वो आज तक रिकवर ना हो सका। सर्च ऑपरेशन को भी अब 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था, $200 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा ज़ाया हो चुका था और रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो था। इसीलिए इस ऑपरेशन को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आता है इस इंसिडेंट का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, और वो है डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का आगाज। इन्वेस्टिगेटर्स के पास इस इंसिडेंट को लेकर कई थ्योरीज थी, लेकिन हर थ्योरी के साथ कोई ना कोई सवाल जुड़ा हुआ था। जैसे आखिर उस रात प्लेन में क्या हुआ था, क्या ये कोई टेक्निकल फेलियर थी या फिर हाईजैकिंग। सबसे पहला शक जाता है उस प्लेन में 2 पैसेंजर्स पे जो स्टोलन पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे थे। दुनिया भर में टेररिज्म की खबरें चलने लगी कि प्लेन हाईजैक हुआ था, लेकिन बाद में जाकर इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो दोनों ईरानियन थे जो फेक पासपोर्ट पर सिर्फ यूरोप जाकर सेटल होना चाहते, अलबत्ता उनका कोई टेररिस्ट कनेक्शन नहीं था। जब रीजन वो भी नहीं थी तो अब डाउट की सोई घूमती है खुद कैप्टन जहरी की जानिब।
इन्वेस्टिगेटर्स को कैप्टन जेरी के घर से एक फ्लाइट सिमुलेटर मिलता है। उस सिमुलेटर में एक ऐसी रूट प्रैक्टिस की गई थी जो हैरत अंगेज तौर पर MH370 के असल पाथ से मिलता जुलता था। उस रूट का एंड भी रिमोट साउदर्न इंडियन ओशन में ही होता था, जहां एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्लेन का फ्यूल खत्म होता। ये सुनकर लगता है कि शायद कैप्टन जेरी ने खुद ही जानबूझकर ऐसा किया होगा, लेकिन दूसरी तरफ उनके कोलीग्स उन्हें रिस्पेक्टेड, मेंटली स्टेबल और गैर मामूली इंसान बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी को 30 साल हुए थे, 3 बड़े बच्चे थे और कोई फाइनेंशियल या कोई फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं थी। इसके अलावा एक तीसरी थ्योरी भी है जिसे गूस फ्लाइट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक जहाज में कोई टेक्निकल मलफंक्शन हुआ जिसकी वजह से केबिन में प्रेशर कम हो गया और इंक्लूडिंग पायलट तमाम लोग बेहोश हो गए। प्लेन काफी टाइम तक ऑटो पायलट पर उड़ता रहा और जब फ्यूल खत्म हो गए तो फाइनली कहीं जाकर क्रैश कर गया। लेकिन इस थ्योरी को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर सब बेहोश थे तो फिर वो प्रिसाइज 180 डिग्री का शार्प टर्न किसने लिया था और ट्रांसपोंडर किसने ऑफ किया था? क्योंकि ऑटो पायलट पर तो ये पॉसिबल है नहीं, तो क्या कोई जिन्नात थे जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे या हाईजैकर? ये आज तक एक मिस्ट्री है। अब आते हैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पर। साल 2018 में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आती है जो पूरे 4 साल की तहकीकात और 19 एक्सपर्ट की टीम ने बनाई थी। इस इन्वेस्टिगेशन में कोई फाइनल कंक्लूजन तो नहीं दिया गया, लेकिन रिपोर्ट के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे कि जब तक रेकेज नहीं मिलता कोई भी जवाब कंक्लूसिव नहीं हो सकता। लेकिन फिर साल 2022 में एक बार फिर से ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे क्लेम करते हैं कि उन्होंने WSPR यानी वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर, जो एक रेडियो सिग्नल सिस्टम होता है, उसके जरिए अंदाजा लगा लिया है कि प्लेन उस सिमन आग पर ही समंदर की तह में 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है। इवन कि उसने तो एक पिन पॉइंट भी बता दिया कि प्लेन एग्जैक्ट किस पॉइंट पर पड़ा होगा। वक्ती तौर पर गॉडफ्रे की ये क्लेम मलेशियन अथॉरिटी सीरियस तो नहीं लेती, लेकिन फिर उसके 2 साल बाद 2024 में एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ इस प्लेन को खोजने के लिए ओशन इन्फिनिटी नामी एक कंपनी को हायर किया जाता है। इस बार हायरिंग करते वक्त एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन था नो फाइंड नो फीस, यानी अगर प्लेन नहीं मिलता तो कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और अगर मिल जाता है तो कंपनी को $70 मिलियन का अमाउंट मिलेगा। इसकी रीजन ये थी कि साल 2018 में एक बार पहले भी ओशन इन्फिनिटी से कॉन्टेक्ट हुआ था, लेकिन सिर्फ 4 महीनों बाद ही ओशन इन्फिनिटी खाली हाथ लौटी। एक बार फिर से ओशन इन्फिनिटी काफी टाइम तक समंदर की तह में सर्च ऑपरेशन जारी रखती है, जिसमें एडवांस अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो 6 किलोमीटर तक ओशन की डेप्थ में जाने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से ओशन इन्फिनिटी को भी यहाँ कुछ नहीं मिलता और फिर 8 मार्च 2026 को MH370 के गायब होने की ठीक 12वीं एनिवर्सरी पर मलेशियन अथॉरिटीज ऑफिशियली अनाउंस करती है कि इस बार भी एयरक्राफ्ट का कोई सुराग ना मिल सका और इस ऑपरेशन को भी यहीं पे एंड किया जाता है। दोस्तों, आज इस इंसिडेंट को हुए पूरे 12 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। MH370 के 239 लोगों की फैमिलीज अभी भी इस जवाब के मुंतजिर हैं कि आखिर हमारे प्यारे गए तो कहां। कई फैमिलीज तो हर साल बीजिंग में मलेशियन एम्बेसी के बाहर जमा होती हैं और हाथ में बैनर्स लिए सिर्फ इतना कहती हैं, हमें हमारे अजीजों को वापस करो। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहाँ हर चीज सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी से ट्रैक हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा कमर्शियल प्लेन 239 लोगों के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाता है और दुनिया की सबसे एडवांस इन्वेस्टिगेशन टीम्स 12 साल के बाद भी कंक्लूड न कर सकी। यही वजह है कि जब आज भी किसी मिसिंग प्लेन का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है MH370। इस इंसिडेंट ने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज नए रूल्स के अकॉर्डिंग प्लेन्स को हर मिनट पर अपनी लोकेशन ट्रांसमिट करनी पड़ती है ताकि कभी फ्यूचर में दोबारा कोई प्लेन किसी को बताए बिना जो ही हवा में गायब ना हो सके। इसी तरह एक और इंसिडेंट हुआ था साल 1963 में, जब कुछ रोबर्स ने महीनों की प्लानिंग के बाद इंग्लैंड के फेमस रॉयल मेल ट्रेन से 2.6 मिलियन चुरा लिए और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। इंटरेस्टिंगली वो अमाउंट आज 63 साल बाद भी न मिल सका और इस पर ऑलरेडी हम एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस रात प्लेन में क्या हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।